जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग गया है। पीडीपी से बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया है। इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, जम्मू कश्मीर में आगे क्या होगा और केंद्र अब आगे कौन सी रणनीति अपनाने जा रहा है, इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रभारी महासचिव राम माधव जी मौजूद हैं। राम माधव जी, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, सभी लोग कह रहे थे कि ये बिल्कुल बेमेल गठबंधन था। क्या राम माधव, जो कि इस गठबंधन के शिल्पकार थे, मुख्य शिल्पकार, वो मानते थे कि आपकी आइडियोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल बेमेल गठबंधन है? बिल्कुल। हम जिस प्रकार के राजनीतिक विचार लेकर चलते हैं उसमें हम किसी को अनटचेबल नहीं मानते हैं। विचारधाराएं ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है, पर राजनीति विशेषकर लोकतंत्र में बहुरंगीय होता है। सब रंगों को साथ लेकर चलने में एक इंद्रधनुष की राजनीति भी बनती है, जिसको हम रेनबो कोएलिशंस बोलते हैं। पहले भी बने थे, जब अटल जी की सरकार बनी थी जिसमें 23 दल थे, सभी विचारधारा से 100% हमसे सहमत नहीं थे। इसलिए जम्मू कश्मीर में जो प्रयोग किया वो कोई विचारधारा के खिलाफ हुआ है, गलत गठबंधन है, इस बात को मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। और सभी स्तरों पर परामर्श करने के बाद ही वह निर्णय लिया गया था। वहां जिस प्रकार का जनता का जनादेश मिला था, जिसमें जम्मू ने पूर्ण रूप से बीजेपी को समर्थन दिया, वैली का बहुत बड़ा सेक्शन पीडीपी को चाहा, तो दो दल जिनको जनादेश मिला है वो साथ आए हैं, तो ये अच्छा अलायंस ही था, जो अनिवार्य एक रूप से अलायंस था। अनहोली अलायंस देखना है ना, तो कर्नाटक में देखना है, जहां दो लूजर्स, जिन दोनों को, कांग्रेस को और जेडीएस को जो जनता ने नकारा था, वो साथ आकर बनाए, वो होता है अनहोली अलायंस। देखिए, यहां पर भी लोग कहते हैं कि जिस गठबंधन को आप पूछते थे, आप कहते थे मां बेटे ने पिता और पुत्री ने करप्शन बढ़ा दिया, आप उन्हीं के साथ सरकार बना रहे, तो इसको भी तो बेमेल अलायंस ही कहेंगे? नहीं, चुनाव के पहले जब अलग अलग अपने दलों के नाते हम चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने पहले भी कई दलों, जैसा 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी, तो उसको हमने भी समर्थन दिया। जिनका हम घोर विरोध करते थे उन्होंने भी समर्थन, सीपीएम ने भी समर्थन दिया था। मैं बिहार का उदाहरण देता हूं, साथ थे, बहुत उग्रता से विरोध में गए, फिर साथ आए। लोकतांत्रिक राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में ये कभी कभी होता है। देश का हित या राज्य का हित, जहां हम काम कर रहे हैं उसका हित को ध्यान में रखकर कभी कभी विरोध के विचार के लोग भी साथ आना नई बात नहीं है। 1967 में संयुक्त विधायक दल के समय से ये राजनीति देश में चलती रही। जनसंघ बीजेपी इसका हिस्सा भी रहे हैं। जनसंघ बीजेपी हिस्सा रहे, लेकिन आज के दिन की बात करें, आज की तारीख की बात करें, तो आपको क्या लगता है जमीन पर ऑपरेशन ऑल आउट फिर से तेज होगा? हम जब सरकार चला रहे थे तो एक 4 pronged अप्रोच लेकर चल रहे थे। उसमें एक मुद्दा जरूर आप जो कह रहे हैं, टेररिस्ट को आखिरी टेररिस्ट तक न्यूट्रलाइज करने का प्रयास, उसका एक तेजी से प्रयास करना, वो तो जारी रहेगा। पर उसके साथ साथ दूसरा जो ओवरग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क है उसको भी लीगली टैकल करना, उसको भी लीगली टाइट करना। पर तीसरा, संवाद विभिन्न वर्गों से चलाना है। उसमें होम मिनिस्टर ने तो हुर्रियत तक की बात की थी, सबसे हमारा डायलॉग होगा और एंगेज करेंगे, वो भी चलना है। और चौथा, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत सरकार ने 80,000 करोड़ का पैकेज दिया हुआ है, उससे तीनों राज्यों का इक्विटेबल डेवलपमेंट का भी प्रयास होना है। गवर्नर्स रूल के अंदर हम चारों इन डायमेंशंस पे काम आगे बढ़े, इसका प्रयास करेंगे। केवल मिलिट्रिस्टिक रूप से प्रयास नहीं होगा। मिलिट्री की बात कही आपने, हुर्रियत से बात की बात भी कही, तो आपको क्या लगता है हुर्रियत से बातचीत या जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू होना है वो कब तक शुरू हो सकता है? मेरे पास तो इसका उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ा अवसर भारत सरकार ने दिया था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, जिसको सीज फायर भी कहते हैं, वह निर्णय देकर। वो बहुत अच्छा मौका था। पर मुझे ये कहने में कतई आपत्ति नहीं है कि जो लोग वहां हैं वो इस मौके को खो बैठा है। उसी समय अगर थोड़ा रेसिप्लिकेशन होता, हुर्रियत हो, अन्य लोग हो, बातचीत के लिए आगे आते, तो एक अच्छा माहौल में शायद बातचीत शुरू भी होता। हमें सबसे बात करने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बातचीत के जरिए आगे आना है तो हम तैयार हैं। अब जब इतना अच्छा मौका भी उन्होंने हाथ में नहीं लिया तो कब शुरू होगा, इसका उत्तर हमारे पास अब नहीं है।
आपके पास उत्तर नहीं है, लेकिन आप ये तय मात्रा में बोल रहे हैं, तयशुदा बोल रहे हैं कि हुर्रियत ने एक अच्छा मौका जो सीज फायर के वक्त था उसे खो दिया है। नहीं, बिल्कुल खोया ना, क्योंकि गृह मंत्री श्रीनगर में रहकर भी उन्होंने कहा मुझे हमको सबसे बात करने के लिए हमारा दरवाजा खुले है, तो उसको सीज करना था। और हम बातचीत से परे नहीं है, हम उसको परहेज नहीं है, बातचीत नहीं, हमको कोई परहेज नहीं है। और आपको लगता है कि क्या हुर्रियत से कोई सार्थक वार्ता होगी? क्योंकि अभी तक हुर्रियत से जितनी वार्ताएं हुई हैं वो एक जगह पर जाकर अटक गई है, जिसका नाम पाकिस्तान है। वैसे तो अटल जी की सरकार के समय वार्ता आडवाणी जी ने स्वयं शुरू की थी, पर वो वार्ता केवल प्राथमिक स्तर पे ही समाप्त हो गई थी। बिल्कुल आप जो कह रहे हो वो सही है, आगे बढ़ी नहीं थी क्योंकि एक कॉमन एजेंडा नहीं बन पाया था। तो उसके अनुभव को लेकर शायद हम पहले एजेंडा बनाए तब वार्ता शुरू करें, ये संभव हो सकता है। मतलब पहले एजेंडा बनेगा फिर बातचीत शुरू होगी, यानी पिछली गलतियों से आप सबक सीख चुके हैं। बिल्कुल सीखना पड़ेगा, पर इतने के लिए भी तो वो दूसरे तरफ वो लोग तैयार हो। पहले कॉमन एजेंडा क्या हो, किन मुद्दों पर हम मिलकर बात करेंगे, इस पर भी तो एक सहमति बने, तब देखा जा सकता है। आपको नहीं लगता कि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन था, जिसको सीज फायर हम चालू लैंग्वेज में कहते हैं या बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसने एक बड़े अवसर को खो दिया है? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को लेकर भिन्न मत हो सकता है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं स्वीकार करने में, क्योंकि स्वयं मैं भी उतना उसके पक्ष में नहीं था। पर जब सरकार में स्वयं गृह मंत्री, गृह मंत्रालय के लोग थोड़ा विचार करके वह निर्णय लिया है और एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लिया है, हमारा कोई मजबूरी नहीं थी, वो मजबूरन होकर हमने सीजफायर किया, ऐसा नहीं था, एक गुडविल जेस्चर था। और उस गुडविल जेस्चर के पीछे इतना ही इरादा था कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो अपना रिलीजियस ऑब्लिगेशन जो है रमजान के माह में वो अच्छी तरह निभा सके। उस गुडविल जेस्चर से उन्होंने किया था। अब इसमें दो राय है, नहीं करना चाहिए था, ये भी राय है, पर मैं मानता हूं कि जो गुडविल जेस्चर था वो हमने दिखाया है, हमारा ईमानदारी इरादा हमने स्पष्ट जनता के सामने रखा है। लेकिन जिस तरह से वहां शुजात बुखारी की हत्या हुई, औरंगजेब की हत्या हुई और कई सारे इस तरह से काम हुए जहां पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया, आपको नहीं लगता सीज फायर ने अतिरिक्त मौका दे दिया आतंकों को, मिलिटेंट्स को वो इस तरह की करें? अतिरिक्त मौका मैं नहीं कहा, बट सीज का जो गुडविल जेस्चर का दुरुपयोग का प्रयास आतंकवाद किया था, उस रोकने के लिए या उसको सदुपयोग करने के लिए जितना पोलिटिकल एक्टिव होना था उतना हमारे सहयोगी दल या रैली में नहीं की। दोनों का था, एक तो कुछ इनोसेंट की हत्या और सही और हमारे था उतना लेने को तैयार भी नहीं, और उनको लगता था कि सीजफायर और एक्सटेंड हो जाए और सॉफ्ट अप्रोच हो, ये उनको लगता था। तो हमने तय किया कि ये जो मिसमैच है इसमें हम अब सरकार चला नहीं सकते। कुछ महीने तक आपके बयान जो आ रहे थे राम माधव जी, सब कुछ ठीक है, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, और एकाएक ये कदम, तो आप मन पहले से बना रहे थे या पहले से आपकी ये स्ट्रैटेजी थी कि हमें जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर को जब समर्थन वापस ले तब बिल्कुल भौचक्का कर देना है, या बिल्कुल उनको समझ ना पड़े इस तरह का कोई डिसीजन लेना है? नहीं, ऐसा कोई किसी को गुमराह करके या किसी को डार्क में रख के करना ऐसा कोई विषय नहीं था। हम जब तक सरकार में थे हमारा लगातार प्रयास रहा कि सरकार अच्छा चले, इसलिए हम कई बार प्रयास करते थे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होती थी तो हम एड्रेस करते थे। इसलिए मैं हमेशा कहता था कि हमारा प्रयास चल रहा है अच्छा चलाने का। पर पिछले 1-2 महीनों से थोड़ा मन में लग रहा था कि हमारा मिसमैच बढ़ रहा है, हमारे विचारों में, हमारे अप्रोच में अंतर बढ़ रहा है। हमको लग रहा था कि शायद हमारा मित्र दल लोकल पॉलिटिकल कंपल्शंस के प्रभाव में आकर कुछ पॉलिटिकल कदम उठाने की तरफ जा रहा है, तो उसमें फिर लार्जर स्टेट इंटरेस्ट, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट भी प्रभावित हो जाएंगे। हमारे लिए सरकार में रहने से भी ज्यादा महत्व का है कि राज्य का हित, राज्य की जनता का हित और व्यापक देश की समग्रता, ये बड़ा मुद्दा होता है। इसलिए हमने तय किया कि सरकार छोड़ना है। ये कोई डार्क में रखकर करना, कोई षड्यंत्र के रूप में करना, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, आपने कहा कि राज्य के
इश्यूज की तरफ वो बढ़ रहे थे, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ के। ऐसे कौन से इश्यूज थे जिनको लेकर आप पे और महबूबा जी में तयशुदा डिफरेंसेस थे? जैसा मैंने कहा, एक तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस और बढ़े, वो उनके पक्ष में थे, और उसका और लंबे खींचा जाए, और एक सॉफ्ट अप्रोच हो, जो टेररिज्म को हैंडल करने के अप्रोच सरकार, कोई भी सरकार, केवल हमारी सरकार ने, कोई भी सरकार लेता है, वो उसको उन्होंने मस्कुलर अप्रोच का एक टर्मिनोलॉजी दे दिया। और उससे भी बढ़कर हमारे लिए समस्या ये हो रही थी कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी को जो तेजी से आगे बढ़ाना था, वो हो नहीं पा रहा था। उदाहरण के लिए लोकल बॉडी इलेक्शंस जनवरी में होना था, हो नहीं पाया। हम चाहते थे अप्रैल में हो नहीं, अभी तक उसमें कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था। तो जब तक कोई पॉलिटिशियन जाता नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमने 1 महीने का अवसर दिया, तो करना चाहिए। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी में करप्शन जैसे अनवयक आरोप बढ़ रहे थे, एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ रहा था। जहां 80,000 करोड़ का पैकेज भारत सरकार दे चुकी थी, अनाउंस कर चुकी थी, तो ये स्थिति में जहां पॉलिटिकल इनिशिएटिव नहीं है, एक पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग या पोस्चरिंग करने का प्रयास हो रहा है, जिससे राज्य को नुकसान होगा, ये हमको 1-2 महीने के अंदर एक भावना बनती रही थी, तो उसी का परिणाम था। अब अगर मैं बात करूं जो कुछ कदम उठाए गए, पहला कदम मैं बोलूं कि पत्थरबाजों से केस वापस लेना। पत्थरबाजों से केस वापस लेने के मुद्दे पर कितने डिफरेंसेस हुए बीजेपी और पीडीपी के? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर था, पर थोड़ा एक लंबी चर्चा होने के बाद जो पहली बार पत्थरबाज है, पहली बार का क्या मतलब? फर्स्ट टाइम स्टोन पेल्टर्स है, उसमें मैं विषय जानते इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी होते हैं, कोई 10 साल का, 12 साल का भी, कि मॉब मेंटालिटी होता है, कोई उनको मिसगाइड करते हैं, प्रोवोक करते हैं, सारे बच्चों को आगे रखते हैं। ये घिनौने काम बहुत होता है वैली में। ऐसे जो लोग हैं, वो अगर दोबारा नहीं किया वो कांड, एक बार पत्थर फेंका, एफआईआर हो गई, बाद में उन्होंने कभी इस प्रकार की गतिविधि अंजाम नहीं दिया, तो उनके भविष्य को ध्यान में रखकर महबूबा जी चाहती थी कि कम से कम उनको छोड़ दिया जाए, अमनेस्टी किया जाए। एक बात ध्यान रखना है, कश्मीर में वास्तविकता ये है, पत्थरबाजी करते हैं, हम पकड़ के जेल में डाल के एफआईआर करते हैं, 12 घंटे के अंदर बेल लेकर बाहर घूमते हैं। ये जितने 4000 से ऊपर जो केसेस है, ये सारे बच्चे अच्छी तरह बाहर घूम रहे, या तो काम कर रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली दे आर फ्री होकर वो दोबारा नहीं कर रहे थे। तो महबूबा जी का आग्रह था कि इनको हम एमनेस्टी दिया जाए, इनका केसेस हटाया जाए। उस पर एक आगे जाकर एक सहमति बनी, उसमें 2 राय हो सकता। हमारे दल में भी कई लोगों को इच्छा नहीं थी, क्योंकि एक बार आप विथड्रॉ करोगे, वो विथड्रॉयल कैन बिकम एन इंसेंटिव, यार चार सरकार लीनियंट है और एक बार करे, बट उसमें इतना ही विषय था। मैं ये जानना चाहता हूं, बार बार खबर आई कि राज्य सरकार ने सेना के अधिकारियों पर एफआईआर कर दी है। जो ह्यूमन शील्ड बनाने वाला पहला मामला था, लुतुल गोगोई वाला, उसमें भी ये बात सामने आई थी। इसकी हकीकत क्या थी? क्या राज्य सरकार के पास ये अथॉरिटी है कि वो सेना के अधिकारियों पर केस दर्ज कर दे? पहली बात तो पुलिस के पास किसी सेना के अधिकारी पर एफआईआर तो खैर कोई पुलिस एफआईआर दर्ज किया जाता है स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा, लोअर लेवल ऑफिसर द्वारा किया जाता है। उसमें वो कुछ भी करे, पर किसी सेना के अधिकारी पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य पुलिस को नहीं होता है, क्योंकि अफसपा लागू है उस राज्य में। वो विषय केंद्रीय गृह मंत्रालय में आता है। यहां छानबीन के बाद अगर सच में केस है तो वो कोर्ट मार्शल के लिए आर्मी के पास भेजा जाता है। एक घटना जरूर हुई जिसको लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, वो एक कर्नल आदित्य नाम के अधिकारी के विषय में हुआ था। उनका नाम लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था, वो एक कर्नल आदित्य नाम के अधिकारी के विषय में हुआ था। उनका नाम एफआईआर में आया था, पर एफआईआर उनके खिलाफ नहीं था। ये टेक्निकल बात है। एफआईआर में सीन का वर्णन होता है। सीन के वर्णन में यह वर्णन किया गया है कि फलाना ऑफिसर के नेतृत्व में कंपनी जा रही थी तो पत्थरबाजी हुई। उतना भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एफआईआर में किसी भी रूप में नाम आया तो फिर कार्रवाई होती है। वो कार्रवाई की तो अनुमति है नहीं अफसपा में, तो इसलिए हमने उसी समय विरोध किया, इस एफआईआर का विड्रॉयल होना चाहिए। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट तक वो केस चली, वो विषय अब समाप्त भी हो गया है। इन एनी केस कश्मीर में पिछले 30 साल के अवधि में इस प्रकार की घटनाएं कई बार हुई है।
पर कभी भी भारत सरकार केंद्र में किसी का भी हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आमतौर पर आर्मी के खिलाफ कोई एफआईआर के माध्यम से कार्रवाई कभी अनुमति नहीं मिलता है। ये होता है अगर सच में केस है तो आर्मी अपने कोर्ट मार्शल की व्यवस्था से करता है, अन्यथा पुलिस की इसमें नहीं कभी भी हस्तक्षेप कहीं भी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होती है। इस समय भी हमारे समय में जो एक एफआईआर की बात थी उसमें भी हमने यही स्टैंड लिया कि पहली बात तो उनका नाम डालना गलत था, वो कोई अपनी मर्जी से तो वहां नहीं था, सरकार शांति के लिए उनको भेजा गया है, इसलिए उनको फिर दोषी ठहराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें हमने स्ट्रांग स्टैंड लिया था। जो आपने सस्पेंशन ऑफ सीज फायर की बात कही है, सीज फायर के सस्पेंशन की जो रमजान के दौरान प्रक्रिया हुई, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो शब्द इस्तेमाल किया गया था, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या इससे हमारी छवि एक सॉफ्ट स्टेट की नहीं गई? क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि एक सॉफ्ट स्टेट है, ये सॉफ्ट स्टेट है, और हम उसी छवि के साथ अंततः चस्पा करके रह जाते हैं। मैंने जैसे कहा, हमने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से वो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का निर्णय लिया था। उससे पहले तक हम बहुत तेजी से या उग्रता से आतंकवाद को खत्म करने का मुहिम चला रहे थे, पर एक रमजान के माह को ध्यान में रखकर, जैसे मैंने कहा, जनता को ध्यान में रखकर, जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति संवेदना के चलते हमने एक गुडविल जेस्चर दिया था। इसको कोई सॉफ्ट या हार्ड टर्मिनोलॉजी में नहीं लेना चाहिए। जैसा मैं कहता हूं, किसी एक निर्णय को मस्कुलर पॉलिसी नहीं मानना चाहिए, उसी प्रकार किसी पॉलिसी को सॉफ्ट पॉलिसी मानने का भी कोई कारण नहीं है। एक अवधि दिया है, एक अवसर दिया था, हमको भी लगा कि उसका एक्सप्लॉइट हो रहा है तो हमने उसको बंद कर दिया। 5 साल हो गए, 5 साल में 4 साल हो गए हैं। 4 साल के बाद आप जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र सरकार बीजेपी को कहां खड़ा देखते हैं? हमारा जम्मू कश्मीर के प्रति नीति पहले जो थी वही रहेगी। मैं एक बात फिर कह देता हूं, हमने जम्मू कश्मीर की सरकार को छोड़ा है, जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं छोड़ा है। जम्मू कश्मीर की जनता के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार पूरा काम करेगी। आज गवर्नर रूल है, गवर्नर रूल के जरिए भी डेवलपमेंट के लिए, डायलॉग के लिए पूरा प्रयास हमारा जारी रहेगा, और हमारा गुडविल के आधार पर, हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटी के आधार पर हम जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास करेंगे। पर एक बात स्पष्ट है, हम टेररिज्म का जहां तक प्रश्न है, हमारा जीरो टॉलरेंस की पद्धति, हमारी जो नीति है वो जारी रहेगी। आखिरी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने तक टेररिज्म के खिलाफ का मुहिम जारी रहेगा। अब आप ये बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि 2019 के जनरल इलेक्शन के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव हो जाए? इस पर मैं इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि जम्मू कश्मीर की असेंबली की जो कार्यावधि है और 2.5 साल अभी बाकी है, वह 6 साल की असेंबली होती है, तो 2021 मार्च तक उनकी अवधि है। तो ऐसे में किसी असेंबली का कार्यकाल आज ही खत्म हो जाए ये मैं नहीं कह सकता, पर मान लीजिए अन्य दल सरकार कोई वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे जाकर जो भी करना है वो कार्रवाई, वो निर्णय लेना पड़ेगा। उसमें चुनाव इसी साल भी आ सकते हैं या जैसा आपने सजेस्ट किया पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ भी हो सकते हैं। पर आज हमारा प्रायोरिटी इतना ही है कि गवर्नर रूल के समय एक बार स्थिति स्टेबलाइज हो, जो आतंक, रेडिकलाइजेशन जो बढ़ा था, ये लैक ऑफ डेवलपमेंट हुआ, गवर्नेंस नहीं था, ये चीजें ठीक हो जाए, फिर देखते हैं कोई और वैकल्पिक सरकार और लोग बनाना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा चुनाव पर जाना ही पड़ेगा। एक और चीज आपने देखा कि 2019 को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं, कहीं नए दोस्त भी बन रहे हैं, कहीं नए दुश्मन भी बन रहे हैं, राजनीतिक दुश्मनों की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का गठबंधन देखने को मिल सकता है, हमको महागठबंधन की बात हो रही है, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के मिलने के बाद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उससे मुकाबला कैसे करेगी? नहीं, बिल्कुल हम तैयार है। अब मैं कहता हूं, एसपी बीएसपी का गठबंधन नैतिक गठबंधन है क्या? अत्यंत अनैतिक गठबंधन होगा, जो एक दूसरे को इतना गाली गलौज करते थे, एक दूसरे के प्रत्यर्थी थे। तो इसलिए आज नैतिक अनैतिक नहीं, मोदी जी को अकेले सामना करने का हिम्मत आज किसी के पास नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार लामबंद होकर बीजेपी को रोकने का एक प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। लोकतंत्र में ये अलाउड है, उनको लेट देम ट्राई देयर बेस्ट। हम चाहेंगे कि वो अपना प्रयास करें, पर हम पूरी भरोसा के साथ हम जनता के सामने जाएंगे। 2014 में हम जाके सामने गए, मोदी का व्यक्तित्व, मोदी जी की क्षमता, मोदी जी के कर्तृत्व शक्ति, इसको लेकर जनता के सामने गए हैं। 2019 में मोदी जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व तो है ही,
5 साल के मोदी जी के सरकार की उपलब्धि भी हमारे लिए बहुत बड़े मुद्दे बनेंगे। उन दोनों विषय लेकर जनता के सामने जाएंगे। मोदी जी का विकल्प देश में नहीं है। विकल्प यानी एक अस्थिर हाचपाच सरकार है। ये बात लेकर जनता के सामने हम जाएंगे। जनता हमको और एक मौका जरूर देगी, ये विश्वास है। आखिरी सवाल, क्या अगर उत्तर प्रदेश में कुछ डेंट लगती है तो राम माधव कॉन्फिडेंट है कि नॉर्थ ईस्ट से उसकी भरपाई हो जाएगी? केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट से तो अधिक सीटें हम जरूर लाएंगे ही, क्योंकि इस समय नॉर्थ ईस्ट के 7 में से 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। 7वें राज्य में मिजोरम में भी इस वर्ष हमारी सरकार बनाने का हमारा पूरा विश्वास है। पर उसके साथ साथ ईस्टर्न इंडिया है, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्य है, साउथ है जहां तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला है। कर्नाटक में हम हमेशा अच्छी स्थिति में रहे, पिछले इलेक्शन में 18 सीट हमको मिले ही थे। तो इसलिए साउथ एंड ईस्ट को भी हम फोकस करेंगे, यहां से भी अच्छी संख्या में सीट लाएंगे। तो पिछले चुनाव में जितने सीट हमारे थे उससे ज्यादा सीट ही लाकर अगले पार्लियामेंट में हम जीत हासिल करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम माधव जी। तो ये राम माधव जी से जिनका कहना था कि कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई सॉफ्ट नीति नहीं है, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो ये है कि कश्मीर को स्टेबलाइज करना, कश्मीर में तब तक आतंकियों का खात्मा करना जब तक आखिरी आतंकी मारा न जाए। उनका कहना है कि राज्यपाल की जो नीतियां होंगी वो भी इसी तरह की होंगी कि कश्मीर में अधिक स्थिरता है, अधिक खुशहाली आए और अधिक विकास हो।